नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली भूषण। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्रालय ने कहा, सिंधु जल संधि अस्थायी रूप से स्थगित, आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं। सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद खत्म होने तक सिंधु संधि रहेगी निलंबित। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर आया संघ का बयान। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने की मंदिर प्रबंधन में पारदर्शी व्यवस्था की मांग। कहा, दोषियों को मिले कड़ी सजा, साजिशों को विफल करे हिंदू समाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से सार्थक बहस का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा, सदन में तार्किक बहस से ही पूरी होंगी जनाकांक्षाएं। पाकिस्तान में भीषण सड़क दुर्घटना। बलूचिस्तान के दानासर क्षेत्र में हादसे की शिकार बनी बस, 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत, 8 घायल। क्वेटा से पेशावर जा रही थी बस। और फीफा विश्व कप में आज मिस्र और ऑस्ट्रेलिया की होगी भिड़ंत। वहीं अर्जेंटीना को चुनौती देने उतरेगी केप वर्डे। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान प्रकरण मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है। दत्तात्रेय ने जारी बयान में कहा, श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये मंदिर पूरे हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र है। ऐसे में दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की घटना से पूरा समाज आहत है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाए। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से मंदिर की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई। संघ ने देश भर के हिंदू समाज से भी अपील की है कि इस कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखें। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देना चाहिए। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोलकाता में आज से राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार
और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि ये कार्यक्रम विधायकों, पीठासीन अधिकारियों और संसदीय विशेषज्ञों के बीच संवाद और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक हैं। युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखें। इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रॉपर्टियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत का विकास पश्चिम बंगाल के विकास पर टिका हुआ है। राष्ट्रपति ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 3 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए अधिकारियों में सुनीता गंधम, अलापति गिरधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन नियुक्तियों से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और न्यायिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। देश में टीवी रेटिंग्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क को सभी श्रेणियों के टीवी चैनलों की रेटिंग्स जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत बार्क का नया लाइसेंस पंजीकृत नहीं हो जाता। आपको बता दें कि न्यूज चैनलों की रेटिंग्स पहले से ही जारी नहीं की जा रही थी। अब ये रोक सभी श्रेणियों के टीवी चैनलों पर लागू होगी। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर के रोल आउट पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि इस फीचर के जरिए किसी अन्य व्यक्ति का रूप धरकर यानी इम्पर्सोनेशन से लोगों से ठगी और साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने व्हाट्सएप के समक्ष यूजर नेम फीचर को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये फीचर साइबर अपराधियों के लिए लोगों को गुमराह करने और धोखाधड़ी करने का नया माध्यम बन सकता है। सरकार ने व्हाट्सएप से पूछा है कि इस फीचर को लाने की आवश्यकता क्या है और इससे जुड़े सुरक्षा उपाय क्या होंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी 360 फ्यूचर प्रूफिंग डिजिटल इकोसिस्टम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में तेजी से बदलते वैश्विक साइबर खतरों, एआई आधारित हमलों और डिजिटल ढांचे को सुरक्षित बनाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत नीतिगत और कानूनी व्यवस्था विकसित की है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई उभरती तकनीकों से पैदा हो रही चुनौतियों को देखते हुए मौजूदा प्रावधानों में नए सुरक्षा उपाय और कानूनी प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल भारत के लिए समय के साथ साइबर सुरक्षा ढांचे को भी लगातार मजबूत करना होगा।
पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब कांग्रेस में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर विवाद सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सिंह राजावंडिंग को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले से नाराज हैं। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और कई बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलने से चरणजीत सिंह चन्नी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में चन्नी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस बीच चन्नी समर्थक और पूर्व विधायक दर्शन बराड़ ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे अमरिंदर सिंह राजावंडिंग की अध्यक्षता में काम नहीं करेंगे। बराड़ का दावा था कि राजावंडिंग के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में सरकार नहीं बना सकती। दर्शन बराड़ ने यह भी कहा कि उनका और उनके समर्थकों का मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। साथ ही पूर्व मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि हमारी हाईकमान के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम बस चाहते हैं कि एक बार दोबारा से इस पर विचार किया जाए और राज्य में कांग्रेस की सरकार बने। जम्मू कश्मीर में पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। पहलगाम और बालताल दोनों ही पारंपरिक मार्गों से यात्रा जारी है। पूरे देश से लाखों भक्त इस 57 दिवसीय तीर्थ यात्रा के दौरान 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये पवित्र यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समाप्त होगी। पहले जत्थे ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने बेस कैंप पहुंचकर यात्रा की शुरुआत की। अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालताल में ये जत्था पहुंचा। पहले जत्थे में कुल 4822 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें से 2510 यात्री पहलगाम मार्ग से और 2312 यात्री बालताल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। दोनों मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विश्राम स्थल, भोजनालय, चिकित्सा सुविधाएं, त्वरित बचाव दल तैनात किए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि इस बार भी यात्रा सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से ही संपन्न हो। भक्तों में उत्साह और भक्ति का माहौल छाया है। श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से 5 संकल्प अपनाने की अपील की है। पहला संकल्प, हम अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के नियमों का पालन करें और पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें। दूसरा संकल्प, हम प्रशासन के सभी आदेशों, यातायात के नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें। यात्रा के दौरान बारिश की वजह से फिसलन और ठंड का विशेष ध्यान रखें। तीसरा संकल्प, हम वोकल फॉर लोकल की भावना से यात्रा के खर्च का कम से कम 10% उपयोग स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें। इससे जम्मू कश्मीर के परिवारों और युवाओं की आजीविका को भी बल मिलेगा। चौथा संकल्प, हम बाबा अमरनाथ यात्रा के समापन दिवस अर्थात रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई या बहन को एक पौधा भेंट करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। पांचवा संकल्प, हम राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पूरे वर्ष अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एमपी लीड फेलोशिप के प्रतिभागियों के संवाद कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत ने हमेशा राष्ट्र को एकजुट किया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में एमपी लीड फेलोशिप के 40 प्रतिभागियों से संवाद किया। युवाओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेतृत्व का सही मापदंड अधिकार नहीं बल्कि सेवा, ईमानदारी और करुणा है। युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में उनमें से कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 5000 से अधिक आवेदकों में से चुने गए 40 प्रतिभागियों में 62% महिलाएं हैं, जो पब्लिक लाइफ में महिलाओं के बढ़ते नेतृत्व और इस पहल की समावेशी भावना को दिखाता है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को क्षेत्र, भाषा और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र सदैव सर्वोपरि का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एमपी लीड फेलोशिप एक आदर्श मंच है, जिससे युवाओं को कक्षाओं से परे दुनिया का पता चलता है। That 40 outstanding young men and women out of the 5,000 applications have been selected, and you are one among the 40. This speaks volume about your achievement. From the bottom of my heart, I congratulate every one of you for taking this hard work to learn. I appreciate it. I am much more happy that out of these 62% of the fellows are women. That is another very interesting thing, that reflecting the growing leadership of women in public life and inclusive spirit of this initiative. What we are talking about, reservation for women. ये बहुत ही मैंने छोटा सा प्रयत्न किया है। मेरे आने वाले 4 साल में हर 2-2 महीने को इस प्रकार का 40 बच्चों का फेलोशिप 2-2 महीने करने का मेरा संकल्प है। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि इस फेलोशिप के माध्यम से 2000-3000 जितने भी बच्चे हो वो माँ भारती की सेवा में आगे बढ़ेंगे, सेवारत रहेंगे और देश को अपना त्याग और समर्पण। और फिलहाल आपको सीधे प्रसारण के लिए चलते हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वोटर्स बना रखे थे वो डिलीट हो गए, और अभी आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी ने अपने कार्यकर्ताओं को तो ये निर्देश दे रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में लग जाओ और तत्परता और सक्रियता से लग जाओ, और फिर यहां पर उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। ये कानूनी दृष्टि से साफ साफ कांग्रेस के ऊपर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा करता है, कांग्रेस की नीयत पर। दूसरा, मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी चुनाव के लिए मेहनत करते हैं क्या? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, विगत 10-12 वर्षों में जितनी बार राहुल गांधी ने विदेश यात्रा की है उसके 1/10 भाग भी कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं क्या? हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बूथ लेवल सम्मेलन, शक्ति केंद्र स्तर सम्मेलन, मंडल स्तर के सम्मेलन करते हैं, और हमारे वरिष्ठतम नेता वर्तमान अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के स्तर के लोग बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन और शक्ति केंद्र सम्मेलनों में जाते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से, कितनी बार देश ने देखा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं? चुनाव के समय हमारे नेता कहते हैं कि 25 दिन बंगाल में रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप कितने दिन रहे वहां? चलिए, बंगाल में आपका कुछ था नहीं, असम में कितने दिन रहे राहुल गांधी जी? केरल जहां डिफॉल्ट से आ गए वहां आप कितने दिन रहे? चुनाव के समय घूमने चले जाते हैं विदेश, यानी ईमानदारी से मेहनत ही नहीं करते। अच्छा, मेहनत न करें तो अलग है। पॉइंट नंबर 2, अपने कार्यकर्ताओं को जलील करते हैं। गुजरात में जाके आप बोलते हैं कि गुजरात में 2 प्रकार के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कुछ जो कांग्रेस के साथ हैं और कुछ जो बीजेपी के साथ हैं। चलिए, जलील करना तो अलग है। आपके कार्यकर्ताओं की हत्या होती है पश्चिम बंगाल में, और आपके प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कि ममता जी के राज्य में हिंसा की पराकाष्ठा हो गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और आप कहते हैं लोकतंत्र के लिए ममता जी को साथ लेना जरूरी है। अरे, आप अपने कार्यकर्ताओं की लाशों पर राजनीति करना चाहते, आप उस तख्त पर काबिज होना चाहते थे जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हुए थे। उसके बाद आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता और जनता आपका साथ देंगे। यहां तक कि इंटेलेक्चुअल्स की भी बात है, तो बस बाहर जाना, विदेश में जाकर और चंद भारत विरोधी इंटेलेक्चुअल से मिलना, और भारत में आके आज कांग्रेस पार्टी इस बौद्धिक दिवालियापन पे आ गई है कि उसके पास अपने बौद्धिक विचारक तक नहीं रह गए।
ताल कटोरा स्टेडियम में चंद घोषित हिंदू विरोधी तथा कथित स्वयंभू बुद्धिजीवियों को खड़ा करके आप सोचते हैं कि ताली बजवाकर आपको राज मिल जाएगा, तो भारत की प्रबुद्ध जनता अब पूरी तरीके से समझदार हो गई है। और इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। ये अपने आलस्य, अकर्मण्यता और अक्षमता के लिए लोकतंत्र को अपमानित करने में लगे। इनकी स्थिति वो है जो आप लोगों ने सुना होगा कि एक आलसी व्यक्ति पेड़ के नीचे लेट जाए, आम के पेड़ के नीचे, आम का सीजन चल रहा है, और मुंह खोल के लेटा रहे और कहे मेरे मुंह में अपने आप आम गिरना चाहिए। और जब आम ना गिरे और दूसरा व्यक्ति पेड़ पे जाकर उस आम को तोड़ लेकर देखो देखो कितनी बेईमानी हो रही है, भाई साहब आप हाथ ऊपर उठाइए। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि भाई उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है। आप तो मस्त होके पड़े रहते हैं। आप तो उस परीक्षार्थी की तरह हैं जो परीक्षा में मेहनत करता नहीं है, परीक्षा के समय में सैर सपाटा करता है, इम्तिहान में कॉपी ढंग से भरता नहीं है और फेल होने के बाद हल्ला मचाता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों से कहना चाहूंगा कि संस्कृत की एक बहुत प्रमुख सुभाषित है, वो ध्यान रखें कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य मेहनत करने से सिद्ध होते हैं, केवल ख्वाब देखने से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप आकर मृग यानी हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और इन दलों के सामने समस्या क्या है? जैसा मैंने कहा कि ये सामंती शैली में अपनी पार्टियों को चलाते हैं, खुद को शहंशाह समझते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कारिंदा समझते हैं जिनकी जान की भी कोई कीमत नहीं, और जनता को अपनी बंदगी समझने वाला बंदा समझते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वो दिन चले गए, अब जनता परफॉर्मेंस पे काम करती है। इसलिए मैं पुनः कांग्रेस को चुनौती देकर कहता हूं, वो दिखाएं उन्होंने कितने कार्यकर्ता सम्मेलन किए, कितने बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन किए, कितना अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। और दूसरा पक्ष, कांग्रेस और विपक्षी दल सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आज सत्ता में भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आपका सत्ता का मॉडल क्या है बताइए? आप कर्नाटक में सत्ता में हैं, तेलंगाना में सत्ता में हैं, हिमाचल में सत्ता में हैं। जब हम विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मॉडल करके दिखाया था, वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, जो उस समय तक कोई राज्य सीधे इनवाइट नहीं करता था, और आज भी वो चल रहा है। तो पूछना चाहता हूं, आपका मॉडल क्या है गवर्नेंस का? सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार, और इसके बाद कट्टरपंथी वोटों का सहारा, अपराधियों का साथ। और फिर मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहूंगा, आप चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर तो आरोप लगाते हैं, मगर गांधी परिवार पिछले 30-35 सालों से उत्तर प्रदेश में अपनी अमेठी रायबरेली सीट अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। यदि समाजवादी पार्टी समर्थन न दे तो शायद वो अपनी सीट नहीं निकाल सकते। जो अपनी सीट नहीं निकाल सकते, अपनी खानदानी सीट नहीं निकाल सकते, मगर पार्टी को खानदानी जागीर समझना चाहते हैं, मुझे लगता है देश की जनता उनके मंतव्य को भली भांति समझती है। और इसे आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कह लें अथवा नाच न जाने आंगन टेढ़ा कह लें, ये तो हल्की बातें हैं, परंतु मैं कहूंगा ये खतरनाक षड्यंत्र है भारत के लोकतंत्र को लांछित करने के लिए। और एक बार फिर जो उस शब्द में लिखा है कि एनार्की बढ़ाने के लिए, यानी अब पूरी तरीके से विक्षिप्त होने के बाद ये हारे हुए दल अपनी शिकस्त का इंतकाम भारत की बर्बादी और भारत के कोहराम में देखना चाहते हैं। Sir, the opposition parties have also demanded the immediate suspension on the ongoing voter verification system. In this letter, they have stated that ongoing voter verification system. तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र को लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पर हमलावर थे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे,
सैलरी से पहले ही खर्चे? इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीप, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत तथ्य आधारित स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम कोई प्रयोग नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत पहल है। मंत्रालय ने बताया कि इथेनॉल का उपयोग परिवहन ईंधन के रूप में एक सदी के अधिक समय से हो रहा है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान और कई यूरोपीय देश भी विभिन्न स्तरों पर इथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत वर्ष 2001 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई। इसके बाद इसकी विधिवत शुरुआत वर्ष 2003 में हुई। दिसंबर 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।